Hello students, logical evening to all of you. Welcome to Vidic India Open Mock number 3, which is also Viom 3. ये इस सीरीज का तीसरा मॉक है. आई होप आप लोग अपने आप को इवेल्युएट एंड कैलकुलेट करते जा रहे हो, पर्टिकुलरली इन जीके सेक्शन. सो दिस मॉक और दिस सेक्शन इन दिस मॉक विल contain 28 questions from GK. Let us quickly discuss those passages and those topics in a brief manner. So, Viom 3 में we'll see 5 passages, है ना, ranging from difficulty level of easy to difficult. Also, we have divided 28 questions in such scenario. And when we look at topics, so digital platforms to transform PDS, which is public distribution system, से एक टॉपिक उठ के आता है. एक है परफॉर्मेंस ग्रेटिक इंडेक्स विच इज ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. फिर हमें ग्लैक्स दिखता है स्पेस के सेक्टर से, ग्लैक्स. एंड फिर हमें दिखता है वर्ल्ड वॉर टू का एनिवर्सरी, 80th एनिवर्सरी या 80 years ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. देन वी हैव सीन वेलफेयरिज्म, लखपति दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्कीम. सो दैट्स हाउ वी हैव डिवाइडेड दिस मॉक. पहले पैसेज पे अगर हम जाएंगे, सो दिस इज अबाउट यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन. उन्होंने कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए पीडीएस के लिए. पीडीएस आपको ऑलरेडी पता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो प्रोक्योर करती है फूड ग्रेन्स और उसको सब्सिडाइज्ड रेट पर फेयर प्राइस शॉप्स, या जिसको आप राशन शॉप्स बोलते हैं, वहां के आउटलेट से डिस्ट्रीब्यूट करती है बिलो पावर्टी लाइन पीपल के लिए या बिलो पावर्टी लाइन ग्रुप के लिए, ताकि वो लोग न्यूट्रिशन पे ध्यान दे पाए या फिर एटलीस्ट बेहतर खाना खा पाए एट अ सब्सिडाइज्ड रेट. सो क्वेश्चंस की तरफ बढ़े. पहला क्वेश्चन है व्हाट हैज बीन डिडक्टेड बाय एक्स इन द पैसेज. एक्स इन द पैसेज, सो एक्स कहाँ ढूंढते हैं? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. सो देखो, मुझे आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आपने वो जो एक्टिविटी बैक टू बैक फॉलो करी है वीकली राउंडअप्स में मिनिस्टर्स लिखने की, आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको उसका बहुत फायदा मिला होगा और आप ये क्वेश्चन 100% सही करोगे. बिल्कुल सही किया होगा आपने कि कौन है मिनिस्टर, तो वो है प्रहलाद जोशी. सो ये तो आप लोगों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया होगा. आगे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब जैसे ही आपको स्टेटमेंट्स दिखते हैं, आप पता नहीं क्यों थोड़े से डिप डाउन करते हैं कॉन्फिडेंस में. मैंने कई बार आपको सिखाया है, एनालिसिस में भी बताया है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बेहतर होते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन एलिमिनेटिंग, कि आपको एक या दो स्टेटमेंट बट ऑब्वियस सही देखने ही मिल जाते हैं, तो आप वहां से अपना डिसाइड कर लेते हो कि एटलीस्ट एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं बहुत आराम से. चलो इसको देखते हैं. तो स्टेटमेंट्स क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज ऑपरेटेड अंडर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर एंड स्टेट यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की. बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई एलिजिबल बेनिफिशियरी. अब देखो, आप यहाँ पर ना, पहली चीज तो ये है कि आप अगर ये पढ़ोगे पीडीएस या ये आपने पढ़ा होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, तो आपको पूरा आइडिया होगा कि ये स्टेटमेंट कौन से सही है कौन से गलत है. अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा भी अगर स्मार्ट खेलने की कोशिश करोगे कि अगर एग्जामिनर ने एक जो स्टेटमेंट है वो दिया है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का और दूसरा मेंशन किया, मतलब कहीं ना कहीं चेक करना चाह रहा है बहुत ही स्पेसिफिक चीज को जो इन दोनों स्टेट में डिफर कर सकते हैं. सो ये पूछ रहा है कि जो बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई नहीं करता है. स्टेट गवर्नमेंट का वो जिम्मेदारी होता है कि स्टेट जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन बेनिफिशियरी रहेंगे अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तभी आप राशन कार्ड की बात करते हो, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको पता होगा बहुत अच्छे से. फिर तीसरा स्टेटमेंट है सम स्टेट्स आल्सो डिस्ट्रीब्यूट एडिशनल आइटम्स ऑफ मास कंजम्पशन थ्रू द पीडीएस आउटलेट सच एज पल्सेस, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा. अब देखो ये कितना जनरल स्टेटमेंट है, कितना जनरल स्टेटमेंट है. ये भी सही है, तो कौन से स्टेटमेंट सही है? 1 and 3. तो ये बहुत ही क्वेश्चन आप अगर सही से सॉल्व करोगे, एक एक्स्ट्रा वहां पर एक पॉज देके क्वेश्चन को पढ़ोगे, बहुत आराम से हो जाएगा. हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोरेज एंड फूड अंडर पीडीएस. अब ये पूछ रहा है पीडीएस के अंदर प्रोक्योरमेंट. ये क्वेश्चन भी आपसे बना होगा कि ये एफसीआई हमने 1000 बार पढ़ा है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स की. अब एफसीआई यहाँ मेंशन हुआ है तो इस कीवर्ड को अपन खोल देते हैं.
अपने को पता है कि एफसीआई जो है इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, देन अगेन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर। आप सबने वो एक्टिविटी करी है, आई एम श्योर आप सबको पता होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर है क्या, एफसीआई। एफसीआई कैसी बॉडी है तो आप लोगों को पता है, वो स्टैच्यूटरी बॉडी है, 1965 में बनी थी, स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी है तो कोई एक्ट के द्वारा बैक की गई होगी, तो इसका खुद का एक्ट था एफसीआई एक्ट 1964। सो एफसीआई के बारे में हमें ये चीजें पता है, इवन क्योंकि ये 1965 मेंशन हुआ है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोक्योरमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट फूड ग्रेन्स। तो एक और चीज 1965 में पैरेलल हुई थी, या साइमल्टेनियस बोल लो, साइमल्टेनियसली एक और एक्टिविटी हुई थी 1965 में, कि एक कमीशन बना था, एग्रीकल्चरल कॉस्ट या एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन, एपीसी, जिसका नाम बदल के हमने कर दिया था कॉस्ट एंड, है ना, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। ये जो नाम हमने किया था, ये बार बार आप पढ़ते हो कि 1965 में कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस बना था। एक्चुअली वो बना इस नाम से था, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, पर उसका नाम चेंज कर दिया गया था 1985 में, और कर दिया था सीएसीपी, जो कि रिकमेंड करता है रेन्यूमरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स। रेन्यूमरेटिव प्राइसेस फार्मर्स को बताती थी ये बॉडी। यही बॉडी है जो कि एमएसपी रेकमेंड करती है किसको, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय पीएम को, और यही कमिटी एमएसपी डिक्लेयर करती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, करेक्ट। और एमएसपी की जब यहाँ बात हुई थी तो यहीं सुन लो, बार बार आप कंफ्यूज मत होना। एमएसपी 22 क्रॉप्स में मिलता है। जब आपको कभी एमएसपी 23 लिखा दिखता है, उसका मतलब है दे आर जनरली स्पीकिंग अबाउट 22 क्रॉप्स प्लस वन फेयर रेन्यूमरेटिव प्राइजेस विच इज फॉर शुगर केन। ठीक है, ये शुगर केन के लिए। ठीक है, अदरवाइज एमएसपी इटसेल्फ सिर्फ 22 क्रॉप्स में होता है। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि 14 प्लस 6 प्लस 2 चलता है। 14 खारिफ के लिए, 6 राबी क्रॉप्स के लिए, 2 कमर्शियल क्रॉप्स जूट और कॉटन वगैरह के लिए। ठीक है, ऐसे करके 22 क्रॉप्स में हमें मिलता है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बोल रहा है, अन्न मित्र इज अ मोबाइल ऐप डिजाइन्ड फॉर फेयर प्राइस शॉप डीलर्स, district food and supply officers and food inspectors under the public distribution system. सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है, डिपोट दर्पण is a self-assessment and monitoring portal for food grain depots managed by Food Corporation of India and Central Warehousing Corporation। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। याद कर रखना की चीज है ये, कि अन्न मित्र मोबाइल ऐप जो है, जो फेयर प्राइस शॉप है, जो राशन शॉप है, उनके डीलर्स के लिए है, ऑफिसर्स के लिए है, इंस्पेक्टर्स के लिए है, उन लोगों को ही हम अन्न मित्र बोलते हैं। तो उनके लिए ही ये ऐप बनी है, कि वो लोग अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे अंडर पीडीएस। फिर जो डिपोट दर्पण है, दर्पण से आपको पता होगा, दर्पण मतलब आईना, मतलब मिरर, मतलब सेल्फ असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग पोर्टल है फूड ग्रेन्स के लिए, जो कि एफसीआई मैनेज करता है एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज एनुअली पब्लिश्ड बाय, तो ये आपको पता होगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, या वेल्थ हंगर हिल्फे बोलते हैं इसको। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलके ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज करती हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक हमें देखना बहुत जरूरी हुआ करती है हमेशा से। सो आप जीएचआई में ज्यादा परेशान मत हुआ करिए, बस इंडिया, क्योंकि जीएचआई का 2024 वाला जो सर्वे आया था पिछले साल, उसमें इंडिया की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितनी थी, 105 आउट ऑफ 127। ये रैंक थी इंडिया की, 105 आउट ऑफ 127। इसकी मैं बात करूं तो इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 कंपोनेंट्स को देखा जाता है, या 4 पिलर्स बोल लो आप, या 4 इंडिकेटर्स बोल लो आप। बेसिकली 4 चीजें हैं जो इसमें कंपेयर करी जाती हैं किसी भी कंट्री को स्केल करने के लिए या रैंक देने के लिए, जिसमें है अंडर नरिशमेंट, अंडर
नरिशमेंट, जिसमें आप देखोगे चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है, ये सारे चीजें देखी जाती, इवन मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये सब देखा जाता है। और ये सारे चारों कंपोनेंट्स को मिला के ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकलता है 0 से 100 के स्केल पे। ऐसा मानो 100 किसी के मार्क्स आए तो वो वर्स्ट है हंगर इंडेक्स में, क्लियर है। और अगर कोई 0 है, 0 हंगर है, मतलब वो बहुत बढ़िया है, क्लियर है। इस इंडेक्स में हमारी सीवियर कंडीशन है, देखो आप, सीवियर कंडीशन दिख रही है हमारी, 105th रैंक आउट ऑफ 127। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डीकोड दर्पण पोर्टल अन्न मित्र एंड अन्य सहायता इनिशिएटिव लॉन्च बाय श्री प्रहलाद। तो अब व्हाट कैन बी इन्फर्ड बाय पैसेज, जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि ये जो पोर्टल है इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आप देखो, आप वापस अगर पैसेज पे जाओगे तो आपको पोर्टल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दिख जाएगा, ये लिखे हैं पोर्टल के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये जो इवेंट है, मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, empowering beneficiaries, ये subsidized food grains for more than 81 करोड़ people under NFSA। तो आप देखो कि क्या यही स्टेटमेंट दिख रहा है हमें यहाँ पर? बिल्कुल दिख रहा है, टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, एक्सेसिबिलिटी एंड फॉर 81 करोड़ बेनिफिशियरीज। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए आसान बन जाएगा, ठीक है। आगे चलें अपन। सो पैसेज टू, इवन अगर यहाँ पर बात आई थी ये 81 करोड़ बेनिफिशियरीज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात आई थी, तो ये मेंशन हुआ है, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल फूड, समझ लो ये जितना भी पीडीएस चल रहा है, जितने भी ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, जितना भी ये मिड डे मील स्कीम चल रही है, जो भी चीजें चल रही हैं फूड ग्रेन्स को सब्सिडाइज रेट में बांटने के लिए, इस सब को, ये सब जो है चल रही हैं या ये सब मैंडेटरी हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्टैट्यूटरी बैकिंग है इसके लिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसी एक्ट में बोला गया था कि आपको फूड ग्रेन्स 5 kg फूड ग्रेन्स पर पर्सन या पर फैमिली पर मंथ देना बहुत जरूरी है। उस सारी चीजें जो इंप्लीमेंट हुई, जो स्कीम्स बनी, वो एक्चुअली इसके थ्रू बनी है, एनएफएसए के अंडर बनी है, एनएफएसए 2013। इसमें बोला गया था कि 2/3 ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री बेनिफिशियरी रहेंगे, जिसमें कि 75% बेनिफिशियरी रूरल से रहेंगे और 50% अर्बन के। ये इस एक्ट में इटसेल्फ बोल दिया गया था। उसके बाद और इस एक्ट में क्या बोला था कि भाई आपको सब्सिडाइज सब्सिडाइज्ड फूड देना है। उसके बाद हमने देखा कि बहुत स्कीम्स आई कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसने 5 kg फूड ग्रेन्स की बात करी सब्सिडाइज रेट में। एक स्कीम उधर से अलग निकल के आई, अंत्योदय अन्न योजना, उसने 35 kg फूड ग्रेन्स पर फैमिली की बात करी, 35 kg। तो ये सारी चीजें आई, तो पर ये अम्ब्रेला टर्म्स में क्या हो जाएगा, सब्सिडाइज फूड। और सब्सिडाइज फूड देने के लिए मैंडेटरी किसने बोला, एनएफएसए 2013 ने बोला, इसलिए ये सब उसके अंडर चलता है। आप देखो कौन कौन से प्रोग्राम, आपने मिड डे मील स्कीम सुना है, आपने ये पीडीएस सुना है, आपने अंत्योदय अन्न योजना सुना है, आपने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम सुनी है। ये सब के सब इसके थ्रू चलते हैं या इसके अंदर जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। और अक्रॉस इंडिया इम्प्लीमेंट होते हैं। इवन अपन ने सुना था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये गरीब कल्याण योजना कोविड के बाद आई थी, ठीक है, कोविड के बाद आई थी 2020, और 2020 अप्रैल में आई थी, 2020 के अप्रैल महीने में आई थी ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस योजना में जो आपने जो स्टेटमेंट सुना है कई बार की 80 करोड़ इंडियंस को फ्री खाना मिलता है या सब्सिडाइज्ड खाना मिलता है, ये स्कीम इनिशियली कोविड के टाइम से आई थी, पर इसको थोड़ा और बढ़ा दिया है ना। ये बात हुई थी कि अभी भी जरूरत है कि लोगों को सब्सिडाइज फूड दिया जाए, क्योंकि इंडिया की हंगर में हालत खराब है, ये आपने देखा है। सो ये थी वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके अंदर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो खाना फ्री मिल रहा है। अलोंग साइड ये कि उनको ये तो मिल ही रहा है, उसके बाद भी ये अलग से चल रहा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको एक्सटेंड कर दिया है रिसेंटली। आगे चलते हैं अगले पैसेज पे। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से रिलेटेड पैसेज है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की बातें होंगी इसमें, ठीक है। अब आप देखो, मैं जो आपको हमेशा बताता हूँ,
ठीक है, आपको हमेशा दिखाता हूं मैं कि आप अगर नहीं भी ये आपने करंट में पढ़ा होता, अगर ये वाला पैसेज, तो आप देखो कितने क्वेश्चन बन रहे थे स्टैटिक के आपके। आपसे ये यूनियन मिनिस्टर वाला बनता पैसेज, बिल्कुल बनता। अगर आपने नहीं पढ़ी थी ये करंट लीड या करंट डेवलपमेंट या ये करंट जो इशू आया था इस पोर्टल को लेके, आपने वो भी मिस किया था, तब भी ये क्वेश्चन बनता। करेक्ट। उसके बाद आप इधर आओ, आगे चलो। अब यहाँ पर आप देखो कि ये वाला पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये तो ऑलरेडी है ना, ये भी स्टैटिक है, ये भी क्वेश्चन आपसे बनता। आपने नहीं पढ़ा होता करंट में तो भी बनता आपसे। उसके बाद आप देखो कि ये क्वेश्चन हजार बारी से अपन पढ़ते आ रहे हैं, एफसीआई, ये भी आपसे बनता। अब आप सोचो कि तीन क्वेश्चन अपन ने कर लिए, तो करंट अफेयर्स में जो इशू है ना वो सिर्फ ड्रैग होता है, क्वेश्चंस हमेशा स्टैटिक से बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस करंट से बहुत कम बनते हैं। तो तीन क्वेश्चन तो स्टैटिक से ही बन गए। उसके बाद अपन ने देखा कि ये करंट वाला आया, ठीक है, उसके बाद ये करंट वाला आया, और ये देखो स्टैटिक, फिर से ग्लोबल हंगर इंडेक्स, फिर से वही स्टैटिक की है। तो पता है अपन ने 50 बार पढ़ा है कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइक, ठीक है। इवन आप ये है करंट का, तो इनमें से अपन ने दो क्वेश्चन तो कौन से देख लिए, जो करंट के हैं, बाकी जो चार क्वेश्चन थे वो स्टैटिक के थे। तो आपके मार्क्स यहाँ लूज हो रहे हैं इन चारों में, ये गलत नहीं करने। अगला पैसेज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, आप इस पैसेज में भी देख लेना, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस जिनकी इंडिविजुअलिटी होगी, जो अगर आपने मिस भी किया होगा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, स्टिल अगर आपकी कमांड स्टैटिक पे अच्छी होगी या पुराने टॉपिक्स पे आपकी कमांड अच्छी होगी, तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। देखो आगे आओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इज एन एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च्ड इन 2015। अब देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या करते हैं, they are trying to target your knowledge of the topic, also your factual you know अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है, ये दोनों चीजें टारगेट करने की वो कोशिश करता है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स एक एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क है जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनाती है। अब इसने जनरल बात बोल दी कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनाती है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स एक एविडेंस बेस्ड फ्रेमवर्क होता है, जनरल बात बोल दी। अब देखो इसने स्पेसिफिक फैक्ट को टारगेट कर दिया कि पीजीआई 15 में लॉन्च हुई थी, नहीं हुई थी, कि हुई थी, ये पता होना चाहिए। एंड वाज रिवैम्प्ड एज पीजीआई 2.0 इन 2021 टू अलाइन विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो भाई ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है ना, स्टेटमेंट वन ही अकेले सही है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्च हुई थी 2017 में। तो ये यहाँ पर इसने फैक्ट टारगेट कर दिया। जब आप पीजीआई पढ़ोगे, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स आप पढ़ोगे, तो पहली लाइन ही पढ़ोगे कि भाई ये लॉन्च ही 2017 हुआ, तो वो स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो आप क्यों डरते हो स्टेटमेंट से? क्या डरने वाली बात है स्टेटमेंट में? ये जनरल बात बोली है। ये तो कोई भी मतलब अगर आप नॉर्मल इंसान को कॉमन सेंस से भी पढ़ाओगे तो समझ पड़ेगी। ठीक है, समझ पड़ेगी। कैसे समझ पड़ेगी? ये लिखा हुआ है पैसेज में कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दिखा, देखो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स एविडेंस फ्रेमवर्क के कौन डेवलप करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कॉमन सेंस। नहीं कॉमन सेंस तो आपने अगर पहली लाइन भी पढ़ी होती पैसेज की, वहां से बन रहा था ये। अब इस पे आते हैं अपन कि पीजीआई वाज ओरिजिनली लॉन्च इन 2015। यहाँ पर आपका एक्चुअल नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश की, जो आप रटते हो, जो आप याद करते हो कि भाई पहली चीज पढ़ते कि 2017 में। तो इतनी आसान से बनते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। आगे चलते हैं। विच स्टेट यूटी टॉप्ड इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। अब ये पढ़ना पड़ेगा, जब आप पीजीआई पढ़ोगे उसके अंदर करंट में पढ़ोगे कि भाई चंडीगढ़ है जिसने टॉप किया था, खत्म बात। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हाउ मैनी पिलर्स आर देयर इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब देखो वही मैं आपको समझा रहा था कि अभी तक तो दो क्वेश्चन अपन ने देखे करंट पे, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। वो क्वेश्चन ने कॉल आउट किसको कर दिया? पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है। और कॉल आउट कर दिया कि वो जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग निकालती है वो ऑन बेस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो उसने कॉल आउट किसको कर दिया? किस फैक्ट को, किस कीवर्ड को? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो स्टैटिक कॉल आउट हो गया। स्टैटिक खींच के ड्रैग होके आया, तो ये लड्डू क्वेश्चन आ गया। अपन ने हजार बार पढ़ा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, इसके कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो अपने को बन जाएंगे। 5 पिलर्स पहला इजी क्वेश्चन है। 5 पिलर्स भी आप याद कर लो, ज्यादा टफ नहीं है। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, तीन है तो ये है। एक्सेस, अफोर्डेबल, अकाउंटेबल और इक्विटी एंड क्वालिटी, ये हो गए इसके 5 पिलर्स। आगे चलते हैं अपन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। अब फिर से देखो ये फिर से स्टैटिक क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या चीजें आई थी, कितनी बार पढ़ा अपन ने कि पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई। ये हजार बार क्लासेस में डिस्कस किया मैंने कि अपन जब भी एजुकेशन आता है मैं कीवर्ड आपसे डिस्कस करता हूँ हर बार। ये मेरी एक्टिविटी बिल्कुल परमानेंट है, मैं कभी नहीं छोड़ता कि एक बार भी मिस कर दूं और हवा में उड़ा दूं। हर बार मैं बोलता हूँ कि 68 में पहली आई थी, 86 में दूसरी आई थी, 20 में आई है तीसरी। हर बार अपन डिस्कस करते हैं राइट टू एजुकेशन, 86 अमेंडमेंट, हर बार डिस्कस करते हैं 2009। तो ये चीजें इतनी बार आपने सुन ली कि ये स्टेटमेंट तो आपसे वैसे ही बन गया होगा।
फिर देखो ये बोल रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बनाना चाहता है 2030 तक। 100% मतलब जितने लोग पढ़ने की उम्र में उतने ही परसेंट लोग एक फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाए एनरोल हुए हैं। तो वो 2030 तक बिल्कुल सही है। हम 100% हमने टारगेट रखा है कि सारे लोग हमारे पढ़ने जाएंगे स्कूल, स्कूल गोइंग एज में 100% होगा हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2030 तक। दोनों स्टेटमेंट चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब अपन जाएंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन वाज द मिड डे मील स्कीम लॉन्च्ड। अब आप देखो फिर से वही बात, वही कहानी रिपीट, कि आपने देखा कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पे दो क्वेश्चन आए करंट के, उसका उसने ड्रैग कर लिया एजुकेशन पॉलिसी को, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड पेरिफेरीज को। तो अब मिड डे मील स्कीम अपन ने 50 बार पढ़ी हुई है, 1000 बार न्यूज़पेपर में पढ़ी है, ये सारी चीजें अपन बार बार वीकली राउंडअप में पढ़ते हैं, बार बार सिमिलर टॉपिक्स पे या ओवरलैपिंग पिवट चीजों पे बार बार नए नए इश्यूज आते हैं, तो अपन ये स्टैटिक चीजें पढ़ते हैं। अब ये अपने को 1000 बार पढ़वाएगी भाई मिड डे मील स्कीम 1995। अगर आप अब ये भी गलत कर दोगे तो मतलब ये तो बहुत ही हद हो जाएगी। और बात को समझो, अगर आप ये गलत कर रहे हो तो यू हैव अ सीरियस इशू, और आपको अपने आप को बार बार रीअसेस करने की जरूरत है कि मैं कहां पर बेसिक्स को मिस कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं या कर रही हूं। अब आप देखो, अब अभी बात कर लो कि चलो आपने कभी नहीं पढ़ा है ना, ठीक है, कभी नहीं सुना होगा मिड डे मील स्कीम, आज सुना, आज पता चला 1995। तो आज के बाद अब 5 मॉक 10 मॉक 15 मॉक बाद सेम टॉपिक आता है और कहीं से सेम क्वेश्चन अगर अपने को दिखता है, तो अगर तब तुम गलत कर दो तो फिर तो यार तुम्हें है ना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, सो आगे चलते हैं अपन 1995 आगे चलते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर्म्ड। अब ये देखो फिर से लड्डू, सेम लड्डू, 50 बार खाया हुआ लड्डू है ना। लड्डू जितनी बार खाओगे उतना तुम्हें खुशी मिलेगी। कि कस्तूरी रंगन कमेटी बहुत बार पढ़ी है, ये अभी इनकी न्यूज भी आई थी कि ही इज नो मोर, तो अपन ने तब भी पढ़ा था कस्तूरी रंगन कमेटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के पायनियर थे है ना। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस वाला पैसेज है ये। इंडिया इज सेट टू होस्ट कौन सा एडिशन, तो ये क्वेश्चन आएगा तो अपने को पता है क्या पूछना चाहेगा, कौन सा एडिशन। तो कौन सा एडिशन, ट्वेल्थ एडिशन था ये। तो ये सीधा क्वेश्चन है भाई, करंट अफेयर से आप पढ़ोगे कि भाई ट्वेल्थ एडिशन था ये ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन का, जो कि मई 2025 में नई दिल्ली में हुआ। दो चीजें यहाँ से रट लेना, नई दिल्ली में हुआ। ये वीकली राउंडअप का पूरा पैसेज है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वीकली राउंड पे पूरा पैसेज है, ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन पूरे के पूरे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, या एटलीस्ट पूरे में से 90% तो क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। न्यू दिल्ली में हुई, ट्वेल्थ एडिशन था। ठीक है, ये अपने को क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। व्हाट इज द थीम, ये भी बिल्कुल लिखा हुआ है उसमें वीकली राउंड में कि थीम है इसकी रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा। तो ये तो डायरेक्ट बनना चाहिए। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना। ये बोल रहा है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन इज फाउंडेड इन 1951। अगर आपको ये पता है तो आपका ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। The IAF has over 500 members from 78 countries, including major space agencies, private firms, research institutes, university। ये देखो ऐसी बातें जब करते हैं ना कि 500 से ऊपर, वेग बना दिया ये। ठीक है, फ्रॉम 78 कंट्रीज, 500 से ऊपर मेंबर्स, मतलब ऐसे वेग अगर आ रहे हैं, ऐसे के फिगर्स या नंबर्स, तो वो समझ लो सही है। अगर कभी ओवर अंडर ऐसे फिगर्स आ गए ना तो सही है। अब अगर आपको ये पता होगा कि आईएएफ बना है 1951 में, तो आपका ये सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता होगा कि नहीं बना है तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो दूसरा स्टेटमेंट देखा ही नहीं अपन ने। दूसरा है इट्स मोटो कनेक्टिंग ऑल स्पेस पीपल, और उसका विजन है स्पेस फेयरिंग वर्ल्ड कोऑपरेटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही, बहुत ए एंड बी। आगे चलते हैं अपन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इसरो, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। देखो ये बोल रहा है इसरो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी विद द सजेशन ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो आपको पता है यही गलत हो जाएगा ये कि 62 में तो इनको स्पार बना था। क्या इसरो बना था? नहीं, अपन ने 1 करोड़ बार पढ़ा है इसरो 1969 में बना है। करेक्ट। क्या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर इसरो है? ये भी आपको पता है कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर है इसरो। कुछ भी ये भी आप समझ लेते हैं कि भाई एटॉमिक एनर्जी के अंदर इसरो, तो भी गलत हो जाता। ये भी किसी भी हिसाब से गलत है। अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द मार्केटिंग फर्म या आर्म ऑफ इसरो, ये भी अपन ने पढ़ा है कि एक तो अंतरिक्ष और एक NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आया, अंतरिक्ष अपन बोले तो 1992 में आया। ये दोनों इसरो के कमर्शियल आर्म्स या मार्केटिंग आर्म्स हैं कि इसरो कुछ चीजें बेचना चाह रहा है खुद अपने देश में प्राइवेटली या फिर विदेशों में किसी
लोगों से, तो वहां पर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों आर्म्स काम आते, दोनों स्टेटमेंट में से ये स्टेटमेंट टू सही है ना। पहले वाला तो गलत हो गया क्योंकि ये 62 नहीं है, डिपार्टमेंट भी नहीं है, तो कौन सा स्टेटमेंट सिर्फ सही पूछ रहा है, ओनली टू। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, देखो अब तुम सिर्फ मेरी क्लास ध्यान से सुनते होगे, अगर तुम पीछे बैठ के सोते नहीं होगे, तुम्हें पता होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1000 बार डिस्कस किया अपन ने कि भाई ये एक स्टेशन है जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रहेगा फॉर सस्टेन्ड ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस। कितनी बार आईएसएस डिस्कस किया कि वो 400 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, हम भी जब भेजेंगे 2035 में या तब तक टेंटेटिवली भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन वो भी रहेगा लो अर्थ ऑर्बिट में। 1000 बार डिस्कस किया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इज क्लोजली लिंक टू गगनयान, सीधी सीधी बात है, दिमाग लगाओ ना। गगनयान में हम ह्यूमंस को पहुंचा रहे हैं पहली बार स्पेस में, इंडियंस, या इसरो एजेंसी जो है पहली बार ह्यूमन को स्पेस में पहुंचाएगी टेंटेटिवली इस साल के अंत तक, 25 के अंत तक। तो हम स्पेस में ह्यूमन को पहुंचाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं हमारा ये एक्सपीरियंस काम आएगा कि हम BAS बनाएंगे अंतरिक्ष स्टेशन और वहां पर ह्यूमंस को पहुंचाएंगे, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट कैसे दिख रहे हैं अपने को, एक तो स्टेटमेंट गलत और एक स्टेटमेंट सही, कौन सा वाला सही, ओनली टू। आगे चलते हैं। व्हेन वाज एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, देखो भाई अब इसको तो रट लो, ये भी स्टैटिक के पर रट लो कि 1990 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बनी थी, रट लो, ये आगे गलत नहीं होना चाहिए। पैसेज फॉर वर्ल्ड वॉर टू 80 एनिवर्सरी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाजी जर्मनी, यू ऑल नो, दुष्ट एवं मतलब अलायंस वर्सेस एक्सिस, पढ़ा हुआ है अपन ने, ठीक है, इनकी सारी लड़ाई थी। पहला क्वेश्चन देखो, विच इवेंट इज जनरली कंसिडर्ड द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, आपने सबने पढ़ा है, अपन ने डिस्कस किया है कई बार कि जर्मनी ने जब इन्वेजन किया था पोलैंड पे, वहीं से वर्ल्ड वॉर टू की चालू हो गई थी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेजर टर्निंग पॉइंट, अब देखो बैटल ऑफ स्टालिनग्रेड जो था ना, जो यूएसएसआर और जर्मनी के फ्रंट पे लड़ा जा रहा था, वो था बैटल ऑफ स्टालिनग्रेड। इस बैटल में जब सोवियत यूनियन जीता था, तो समझ लो कि जर्मनी का एक फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट बिल्कुल ध्वस्त हो गया था और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था। यह समझ लो एक्सिस पावर को वहां से बहुत बड़ी चोट लगी थी। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द अमेरिकन प्रोग्राम टू डेवलप एटॉमिक बॉम्ब्स, वो प्रोग्राम था मैनहट्टन, एक सिटी है मैनहट्टन, उसके नाम पे था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अब ये दो क्वेश्चन आप रट लो यहीं पर, है ना, अगर आपने नहीं सुने, इसके पहले नहीं पढ़े, तो बैटल ऑफ स्टालिनग्रेड, ठीक है, न्यूज़पेपर में दिया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट न्यूज़पेपर में दिया था, ये भी प्रोजेक्ट इससे इंपॉर्टेंट, किससे रिलेटेड था, यूएस का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था बम बनाने के लिए, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मैनहट्टन आता है उसमें। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, देखो फिर से, ये तो आपने सुना है, आपके लिए लड्डू है, कि ये वर्सलिस थी जो एक रीजन थी वर्ल्ड वॉर टू के पीछे, कि वर्ल्ड वॉर वन में खत्म हुआ, 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुई। ये ट्रीटी से सब खुश नहीं थे और इसी ने क्लाउड्स बना दिए किसके, वर्ल्ड वॉर टू के। तो ये ट्रीटी पूछा कब हुई थी, 1919, ये भी लड्डू होना चाहिए आपके लिए। आगे, व्हाट इज लिटिल बॉय, आपको पता है, हिरोशिमा नागासाकी, लिटिल बॉय, फैट मैन, दो बॉम्ब गिराए थे यूएसए ने, वी आर वेरी क्लियर एंड यू आर वेरी क्लियर। तो फिजन बॉम्ब था जो हिरोशिमा में गिरा था। ये तो आपने छुट्टियों में सॉल्व कर दिया होगा पैसेज। आगे चलते हैं, दो क्वेश्चन जरूर टफ थे उसमें। अगला वाला जो पैसेज है वो बोल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेके, एंड उसमें एक्स वाला क्वेश्चन जो हमने देखा, ये बोल रहा है कि एक्स किसको रिप्लेस कर रहा है, तो वो देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लखपति दीदी स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय एक्स, कहाँ कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। लखपति दीदी कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग SHG, द SHG कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रामीण बैंक। आपने देखा होगा इस एनालिसिस के दौरान में जो पिछले पैसेजेस आए, जैसे वर्ल्ड वॉर टू का पैसेज आया, उसके पहले मिड डे मील स्कीम, स्पेस का कुछ अपन ने देखा, तो मैं कितना एक्साइटेड हो गया थी, ये तो आपसे बन गया होगा, ये तो आपसे बनना चाहिए, ये तो आपसे हो गया होगा, ये तो मैंने पढ़ा है। क्योंकि मैं जब पैसेज देखता हूँ, जब ये बनते हैं टॉपिक, तो बनाता कोई और है, जब मैं ये पैसेज देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये तो जिनको मैंने पढ़ा है बन रहा होगा, तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ कि यार ये तो बन रहा होगा, खुश हो जाता हूँ कि तुमसे बना होगा, एंड यू आर वेरी हैप्पी कि यार हाँ, कि अपन ने क्लास में पढ़ा था, सीधे सीधे बन गया। देखो अब इसमें आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, क्योंकि ये नहीं बनेगा आपसे ज्यादा, इसका लेवल थोड़ा डिफिकल्ट है SHG वाले का, पर दिस इज हाउ यू ग्रो, दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, एंड दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, है ना। मॉक इज नॉट ओनली टेस्टिंग योरसेल्फ बट आल्सो प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द फाइनल डी डे। देखो एसएचजी के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट है कि द एसएचजी कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश, फाउंडेड इन 1975 बाय मोहम्मद यूनिस। इन इंडिया एसएचजी इमर्ज ड्यूरिंग द 7 5 ईयर प्लान, 85 90 इज द पॉवर्टी एरेडिकेशन स्ट्रेटेजी। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है।
कि ये जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि जैसे आपको फॉर्मली लोन लेना है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है लोन लेना, कि आपके पास कोलेटरल नहीं है, आपके पास कोई ऑर्गेनाइज जॉब नहीं है, कोई आपका सैलरी स्लिप नहीं है, तो वहां पर लोन ले पाना डिफिकल्ट होता है। एंड फॉर पीपल पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज ये और ज्यादा एक चैलेंज हो जाता है। तो वहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम की एक चीज बनी कि कुछ लोग गांव के या महिलाएं हैं हो या कुछ लोग हो, ये आपस में ग्रुप बना के एक दूसरे को पैसा इकट्ठा करके किसी को फंड कर दिया जिसको जरूरत है, वहां से फिर वापस आया तो किसी को ये हेल्प कर दी वो हेल्प कर दी। या कोई नया छोटा सा मान लो इंडस्ट्री टाइप का खोलना चाहता है, इंडस्ट्री तो बड़ा वर्ड हो गया, छोटा सा कोई मैन्युफैक्चरिंग का चीज खोलना चाहता है, कि रजाइयां बुनना चाहते हैं या टोकरियां बनाना चाहते हैं, तो ये लोग आपस में अपने आप को फंड कैसे करें, तो वहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप सही से चलता है कि आपस में मिलकर सारी चीजें कर लें। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ग्रामीण बैंक, बांग्लादेश में भी ऐसी हुआ था कि कुछ लोगों ने मिलकर एक बैंक बनाया था, ग्रामीण बैंक। हालांकि आज वो बहुत अच्छे लेवल पे रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, पर वो बनाया था कि गांव के लोग ही मिलके बैंक वाला काम करेंगे कि लोग से अपना पैसा जमा करें, उस पैसे से लोन दिया जाए, वापस लिया जाए। समझ पा रहे हो आप ये वाला पूरा सिस्टम? तो ये वहीं से ओरिजिनेट हुआ था, और ये हमारे यहाँ जो है इमर्ज हुआ था 7th 5 ईयर प्लान या मिड 80s में। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे चलते हैं अपन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लखपति दीदी इनिशिएटिव। ये थोड़ा आपसे बनना चाहिए, ये पढ़ा है हमने। इट इज एन आउटकम ऑफ दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये सही है स्टेटमेंट। देयर आर 4 पिलर्स, एसेट, स्किल, फाइनेंस एंड मार्केट एक्सेस। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों आप याद कर लो बिल्कुल, कि जो लखपति दीदी स्कीम है, ये SHG मेंबर अर्निंग ₹1 लाख और मोर एनुअली थ्रू सस्टेनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज। इट इज एन आउटकम ऑफ दीन दयाल योजना NRLM अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये पढ़ लो, ठीक है। और ये इसके 4 जो वो दिए हैं पिलर्स। आगे चलते हैं। इन विच ईयर लखपति दीदी स्कीम, डायरेक्ट क्वेश्चन, 2023 में लखपति दीदी स्कीम। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, लखपति दीदी 23 में लॉन्च हुई है, इसको बदल नहीं सकते फैक्ट को अपन। ये बोल रहा है क्या स्टेटमेंट है, SHG और बैंक लिंकेज प्रोग्राम के। तो ये बोल रहा है SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। देखो ये लिंकेज क्यों किया, कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनका मोटिव अच्छा है, काम अच्छा है, इनका कवरेज अच्छा है, इनके ऊपर ट्रस्ट लोगों का अच्छा है, पर प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास भी फाइनेंस के इशू कभी ना कभी तो आके जाएंगे। तो वहां पर इन्होंने बैंक से लिंक कर दिया कि यार इन SHG को बैंक अगर फंड कर दे, तो ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, तो इनके पास एक सपोर्ट हो जाएगा फाइनेंस का, तो ये बहुत ही बेहतरीन बात हो जाएगी। पर इस स्टेटमेंट में गड़बड़ ये 1996 है। ठीक है, इट एम्स टू रिमेन रिलायंस ऑन हाई इंटरेस्ट इनफॉर्मल, रिड्यूस रिलायंस ऑन हाई इंटरेस्ट इनफॉर्मल मनी लेंडर्स। बिल्कुल ये एक सब्जेक्टिव लाइन है, कि बिल्कुल सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम ही यही था कि जो ज्यादा मुनाफा कमाने वाले या ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाले जो इनफॉर्मल या वहीं के लोकल मनी लेंडर्स हैं, उनसे बचने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप आया था। तो स्टेटमेंट 2 जो सही है, 1 इसलिए गलत है क्योंकि ये 96 में गड़बड़ था। ये हुआ कब है, 92 में ये SGH और बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट लॉन्च किया था नाबार्ड ने। ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको मजा आया होगा डिस्कशंस में, एंड आई वाज अ बिट एक्साइटेड एज वेल, क्योंकि जब क्वेश्चंस दिखते हैं पढ़ाए हुए क्लास में तो बड़ा मजा आता है कि यार आप लोगों से बना होगा, एंड इट फील्स happy to be a mentor to you. Anyways, good luck with your preparation, and we'll meet until next time. Have a good day. Bye.